हेलो बच्चों, हम नव भारती कक्षा 8 के अंदर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय सेकंड को पूरा कर लिया था। अभ्यास प्रश्न भी हमने कर लिए थे। अब हम आगे पाठ से आगे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये बच्चों आपकी तर्क शक्ति पर आधारित क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें दे रखे हैं पाठ से आगे, यानी इंटरनल क्वेश्चन के रूप में हम कह सकते हैं बच्चों, जिसके अंदर आपकी सोच समझ, यानी ये बच्चों आपकी तर्क शक्ति पर आधारित ये क्वेश्चन आंसर होंगे, जिनका आपको आंसर देना है। तो हम बच्चों जिसमें यहाँ पर आपकी सोच समझ के अनुसार यहाँ पर लेखक आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बस की दयनीय हालत देखते हुए लेखक के चेहरे पर क्रोध के भाव नजर नहीं आते, इससे लेखक के कौन कौन से गुणों का पता चलता है। यानी तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि क्रोध सहने का भाव, या कह सकते हैं अत्यंत शांत स्वभाव, यानी उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग गुण हैं, तो यहाँ पर गुणों को दर्शा सकते हैं। शांत स्वभाव, या मुसीबत में भी दृढ़ संकल्प रखना, या कह सकते हैं सहिष्णुता का भाव। और बच्चों और भी बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं जैसे हालात के अनुसार स्थिति को देखते हुए भी संकट में कह सकते हैं संकट कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना। तो इस प्रकार से हम उनके गुणों को दर्शा सकते हैं। बच्चों को आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम अनेक प्रकार के जो लेखक के जो गुण नजर आते हैं उनको हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बच्चों आप अध्याय को अच्छी तरह दोहरान करना, फिर अपनी तरफ से उनको आंसर देने की कोशिश करना। फिर भी आपको बच्चों नहीं समझ में आए तो आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो आगे हम इसको रिपीट करेंगे बच्चों। आगे हम पेज नंबर 17 पे देख बच्चों, पेज नंबर 17 पे अनुमान और कल्पना। तो ये भी आपको अनुमान और कल्पना करना है। यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो अपनी बुरी हालत व कष्टों को किन शब्दों में प्रकट करती। तो बच्चों बिल्कुल आप जैसे ये मान लीजिए बस एक अगर सजीव प्राणी होती, या अगर वो बोल पाती, अगर वो बोलकर अपनी दुख व्यवस्था को सुना पाती, तो किस तरह व्यक्त करती। तो बच्चों आप बिल्कुल आप एक बस मान लीजिए आपको बस को बोलता हुआ दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, किस तरह अपने को पीड़ा व्यक्त करेगी। तो सबसे पहले तो वो यही कहेगी कि मुझे अब मेरे पे दया करो, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं अब जर्जर अवस्था में हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती, मैं आपका बोझ नहीं उठा सकती। तो इस तरह से हम अपने उसकी हालात को, जो बुरे जो उसके अर्थ हैं उनको हम प्रकट कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हम उसके जो हालात हैं उसको प्रकट कर सकते हैं कि वो इस तरह से आखिर तक, फिर वो जर्जर अवस्था बोलती है, वो फिर कहती है मेरे में इतना दम भी नहीं है कि मैं इतना सारा वजन या उठा कर ले चल सकूं। यानी इस तरह से वो अपनी हर एक जो व्यथा थी उसको प्रकट कर सकती है, जर्जर अवस्था को। तो बच्चों आप अपने शब्दों में बड़े आराम से कल्पना करते हुए लिख सकते हो। बच्चों ये आप में एबिलिटी होनी चाहिए, इतना आप में अपने शब्दों में लिखने की आदत भी बच्चों आपको होनी ही चाहिए। तो आप कोशिश करना। फिर भी नहीं समझ में आए बच्चों तो आप निश्चित रूप से पूछेंगे बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप हम कराएंगे नहीं, ये बच्चों अपने शब्दों में रखना। आप तो बड़े आराम से उत्तर आप लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर आपको रटाया न होकर एक अपने काल्पनिक शब्दों में द्वारा हम अपनी इसकी रचना कर सकते हैं बच्चों। और आजकल यानी आज के समय की बात की जाए, या आधुनिक जो अपना टाइम चल रहा है, आधुनिक जो समय चल रहा है उसके अनुसार हम बात करें, जब बसें और रेलगाड़ियां नहीं थी तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे। मान लो आज तो हम रेलगाड़ियां हैं, बसें हैं, या हवाई जहाज, या बहुत सारी मोटर गाड़ियां हैं, लेकिन तो पुराने जमाने में ये साधन नहीं होते थे या बहुत कम थे। तो उस समय लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते होंगे बच्चों। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी बात, उस समय बैलगाड़ियाँ, गधे गाड़ी, या कह सकते हैं ऊंट गाड़ी, या मान लो जैसे ऊंट के द्वारा भी सवारी करते थे। यानी इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, गधा गाड़ी है, और पैदल भी बहुत दिनों तक लोग यात्रा करते थे पैदल चलते हुए। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि आज के ज़माने और पुराने ज़माने की जो साधन हैं उनके बता सकते हैं बच्चों। तो ये था आजकल के। और अब हम बात करें
भाषा ज्ञान की, तो ये एक ग्रामर यानी व्याकरण रूप में होते हैं बच्चों। तो भाषा ज्ञान है ये हमारी व्याकरण के रूप में कार्य है बच्चों। ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। व्यवहारिक व्याकरण हमारी, तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो बच्चों इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वाक्य में विराम को प्रकट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वाक्य में अगर हम अब बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से हम जो प्रकट करेंगे, लिखकर, बोलकर, अपनी मान जो विचार है उनका आदान प्रदान करते हैं। तो अगर हमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है या बाधा आती है, वो किस रूप में आती है, तो उन्हें हम पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह से, निर्देशक चिन्ह से और उद्धरण चिन्ह से प्रकट करते हैं। तो बच्चों आप इनके बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे। नहीं तो पूर्ण विराम एक तरह से वाक्य के पूर्ण होने पर, और अर्धविराम कहते हैं जब थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता हो रुकने में, मतलब पूर्ण विराम से आधा वक्त लगता हो तो अर्धविराम के रूप में होता है। और अल्प विराम जो अर्धविराम का आधा लगता हो, मतलब जैसे कह सकते हैं बच्चों जब पूरा 100% वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम, 50% अगर मालूम रुकना पड़े तो अर्धविराम, और उससे भी 25% रुकना पड़े तो कह सकते हैं अल्प विराम। और चिन्ह आप इनको जानते ही हो, ये चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर थोड़ा सा जैसे राम ने कहा तो थोड़ा सा रुकना पड़ा तो अल्प विराम ने लगा लिया। अब राम ने कहा कि वह जा रहा था, उसके अगर हम जैसे कोई कनेक्टिव वर्ड जोड़ते हैं या किसी प्रकार का अगर रुकना पड़े तो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग करेंगे, अगर आगे वो बात अपनी और पूरी करना चाहता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों जब कोई भी क्वेश्चन किया जाता है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी रूप में प्रश्न करता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है बच्चों। और विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं जहां पर आश्चर्य हो, यानी हम संबोधन के रूप में भी इस विस्मयादि चिन्ह को प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम आश्चर्य रूप में उसे जब अगर हम किसी को पुकारते हैं तो वो एक तरह से वो आश्रित होकर, विस्मय रूप में होकर वो हमारी तरफ देखेगा या हमारी तरफ देखेगा कि वो क्या बोल रहा है या क्या बोलने वाला है, मुझे क्यों बोल रहा है। तो इस तरह से वो एक तरह से उसमें विस्मय आता है, इसलिए उसको विस्मयादि चिन्ह के रूप में, बोधक के रूप में भी कहते हैं। तो ये चिन्ह जानते हो बच्चों आप। और योजक चिन्ह जो एक दो शब्दों को, ये दो वाक्यों जोड़ने का कार्य करता है। और निर्देशक चिन्ह जो हमें कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है, हम किसी एक शब्द के द्वारा जब निर्देश करते हैं तो निर्देशक के रूप में होता है, संकेत करता है हमें। और उद्धरण चिन्ह होते हैं जो हम किसी बात को, एक मुख्य बात को जब हम प्रकट करना चाहते हैं, मुख्य उद्देश्य के रूप में अगर प्रकट करना चाहते हैं तो उसे उद्धरण चिन्हों के बीच में रखकर हम उस बात को, अपनी बात को पूरे जोर के साथ में कह सकते हैं या पूरे उद्देश्य के साथ में उस बात को प्रकट करते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम इनका प्रयोग करेंगे। दिए गए वाक्य में गलत विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है तो आप सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य बने ये बिल्कुल गलत लगाए हुए हैं इसमें चिन्ह, तो हम इनका सही प्रयोग करते हुए लिखेंगे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो यहाँ बच्चों एक साधारण वाक्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं हो रहा, प्रश्नवाचक नहीं पूछा जा रहा, मुझसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, तो स्पष्ट है ये जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा है ये गलत है। तो यानी यहाँ पर अगर हम इसको हटाएंगे तो पूर्ण विराम लगेगा। तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे बच्चों, यानी वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। और 6 नंबर के अंदर 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। तो यहाँ पर जो विस्मयादि चिन्ह है तो बच्चों यहाँ पर 8-10 यानी ये दोनों एक कॉमन वर्ड है, दोनों को एक साथ दिया जा रहा है, यानी जोड़ने का कार्य। मतलब 8 से 10 के बीच की यानी बात हो रही है, तो मतलब 8 और 10 के बीच की बात, यानी जो बीच मतलब होता है संबंध, यानी जो आपस में संबंध के रूप में होता है, जोड़ने का कार्य कर रहा है यहाँ पर 8 और 10 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम इस विस्मयादि चिन्ह को क्या करेंगे, हटाएंगे और यहाँ पर योजक का प्रयोग करेंगे। इस योजक चिन्ह का प्रयोग बच्चों हमने देखा था, इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम इसमें लगाएंगे। तो बाकी का और चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी एक वाक्य पूरा हो रहा है यहाँ पर। तो स्पष्ट है यहाँ पर जो ये अल्प विराम लगाया है तो यहाँ पर रुकने का नहीं बल्कि पूर्णता को इशारा कर रहा है।
तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको भी हटाएंगे यहाँ से और पूर्ण विराम लगाएंगे। 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेंगे। इसी तरह से वे कह रहे थे, तो यहाँ पर बच्चों जो पूर्ण विराम लगा रखा है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो अल्प विराम आएगा, यानी जो व्यक्ति जो कह रहा है वो थोड़ा रुककर अपना वाक्य पूरा करना चाह रहा है, तो यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। तो अल्प विराम लगाते हुए इसको हटा देंगे और आगे मान पढ़ेंगे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। तो यहाँ पर विस्मयादि चिन्ह मतलब जब भी बच्चों संबोधन के रूप में किसी को भी अगर मान लो जैसे आदर सूचक या इस प्रकार के वाक्य जो लगते हैं या संबोधन के जो मान लो शब्द बन जाता है या वाक्य बनता है, तो हम वहाँ पर विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अल्प विराम भी हटा देंगे और पढ़ेंगे, वे कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यानी विस्मयादि चिन्ह लगाते हुए हम इस वाक्य को पूरा करेंगे। फिर 11 नंबर के अंदर लगता था, तो यहाँ पर बच्चों फिर ये इस तरह से गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी अल्प विराम आएगा और जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करा बल्कि वो अपनी एक बात रख रहा है कि लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, तो पूर्ण विराम आएगा। और 18 नंबर के अंदर हमारी बेताबी, तो फिर यहाँ पर बच्चों सीधी सी बात, एक बार वो थोड़े से विराम दे रहा है, तो यहाँ पर फिर पूर्ण विराम नहीं आएगा बल्कि अल्प विराम आएगा। और आगे पढ़ेंगे, तनाव खत्म हो गए, तो ये भी पूर्ण विराम ये पूर्ण विराम यहाँ पे आएगा। इस योजक को हटा देंगे जो गलत है। 4 नंबर, आप शाम वाली बस से क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ पर बच्चों एक वाक्य मतलब एक साधारण वाक्य न होकर यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, जब क्यों, क्या, कैसे, अगर इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंदर तो एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है बच्चों, इंटरोगेटिव जैसे हम कहते हैं सेंटेंस होता है। तो इसमें आप लिखेंगे आप शाम वाली बस से क्यों जा रहे हैं, तो पूर्ण विराम हटाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। बस, वस और बस मतलब सभी एक समान अर्थ हमें सुनने को आ रहे हैं, समान उच्चारण है इनका, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है बच्चों। अगर एक बस की बात की जाए तो सवारी के अर्थ में होता है, और एक बस की बात की जाए तो अधीनता के अर्थ में होता है, और एक बस की बात की जाए तो पर्याप्त या काफी के लिए भी कहते हैं, यानी काफी है या पर्याप्त है। तो के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मुझे बस से जाना है। अब यह देखो बच्चों, यहाँ पर जो हम अर्धविराम की बात करें तो प्रयोग हुआ है ना, यानी यहाँ पर पूर्ण बात न करते हुए जब पूरी नहीं हुई बात प्रयोग तो हम ये करते हैं। तो अब ये कह रहा है जैसे, तो यहाँ पर उदाहरण देकर अब हम हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, यानी बात तो पूरी कर चुका है लेकिन फिर हमें और उससे संबंधित बात कहना चाहता है, तो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग कर लिया। तो ये होते हैं बच्चों। तो अब जैसे मुझे बस से जाना है, उसे मैंने वश में कर लिया, अब बस भी करो। तो यानी इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हुए इस तरह से इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको अच्छी तरह से आप देखेंगे। इनका प्रयोग करते हुए हमने देख लिया बच्चों कि किस तरह प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। फिर हम इनको लेकर वाक्य का प्रयोग दो शब्द के रूप में दो वाक्य बनाएंगे प्रयोग में करते हुए। ये 3 शब्द हैं, इनके 2 वाक्य बनाएंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से देखकर बच्चों आप इनको करोगे कि मैं बस से पिकनिक पर गया। तो एक तो बस यानी जो यात्रा करने सवारी करने के अर्थ में होता है, और दूसरा दिया यहाँ मेरे स्कूल की बस आती ही होगी। तो यहाँ पर फिर वो बस की सवारी के अर्थ में आ गया। रामू को बस में करना आसान नहीं, हमें किसी के बस में रहकर कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बस मतलब अधीन, मतलब बस में करना अधीन करना आसान नहीं है, और यहाँ पर उस बस का अर्थ दे दिया कि उसको बस में रहकर यानी हमें किसी के अधीन में रहकर कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही वर्क करते हैं, कल आगे हम अन्य वर्क करेंगे। तो बच्चों आप ये जो वर्क है आप पुस्तक के अंदर ही करेंगे। पहले हम अपनी नोटबुक में वर्क कर चुके हैं, वो वर्क आप कंप्लीट रखेंगे वेडनेसडे तक, या जो आपको जैसा भी निर्देश मिले उसके अनुसार आपकी नोटबुक कार्य के कंप्लीट कार्य के साथ में यहाँ आनी चाहिए। जैसा भी आपको पीछे कहा गया है वर्क अपना पूरा रखिए, और क्लास टेस्ट के लिए भी बच्चों आप पूर्णतः तैयार रहेंगे।
पूरे कार्य के साथ जो भी वर्क दिया जा रहा है उसका दौरान करते रहिए, लर्न करते रहिए। जब भी आपको आगे टेस्ट के लिए बोला जाएगा तो आप तैयारी के साथ अच्छी तरह से उसका टेस्ट देंगे। जय हिंद।